हेलो फ्रेंड्स, सभी को सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। आज का यह दीपावली का जो त्यौहार है, प्रकाश पर्व है, ये आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आए। सभी को शुभ दीपावली। आइए शुरू करते हैं हम आज की यह क्लास। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 20 तक व्याकरण के प्रश्नों को देखा था। आज हम उसके आगे के महत्वपूर्ण व्याकरण संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। फिर चाहे वह आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, ईएमआरएस का एग्ज़ाम हो या यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो। प्रश्न संख्या 21 है कि श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, बी मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम, सी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम या फिर उपयुक्त सभी गलत हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम। श्रोता के लिए जैसे कि जो सुनने वाले हैं, जब उसके लिए हम जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे हम मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिसमें कि तू, तुम, आप, तुझे, तुझको, तुम्हारा ये सभी आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है। ऑप्शन ए है संबंधवाचक सर्वनाम, बी निश्चयवाचक सर्वनाम, सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम या फिर डी निजवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई और कुछ जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। प्रश्न संख्या 23 है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, बी प्रश्नवाचक सर्वनाम, सी संबंधवाचक सर्वनाम या फिर डी निजवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संबंधवाचक सर्वनाम। क्योंकि यहाँ पे जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी वैसा भरने का जो संबंध है वो जैसा करोगे से है, इसलिए यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यानी जिस सर्वनाम से दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता हो वहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, यह काम मैं आप कर लूँगा। इस पंक्तियों में जो आप है वो क्या है। संबंधवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक सर्वनाम। आप जो है ये निजवाचक सर्वनाम होता है, और जो निजवाचक आपका प्रयोग होता है वो किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चय के लिए ही होता है, और आपका प्रयोग दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए भी कहीं कहीं पे होता है, तो भी वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम ही सही होता है। अगला देखते हैं हम प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। आपको कोई परेशानी तो नहीं है। निजवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है या पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निजवाचक सर्वनाम। आपको कोई परेशानी तो नहीं है, तो यहाँ पे जो ये आपको आया है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 26, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। ऑप्शन ए है आपका वह, बी उन, सी उसे या फिर डी उन्हें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वह। वह जो है तो अन्य पुरुष का जो निश्चयवाचक सर्वनाम है उसका ये अविकारी रूप है, वह। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। ऑप्शन ए है आपका कौन, बी कोई, सी उसने, डी 10 गुना। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 10 गुना। 10 गुना जो है वो विशेषण है, सर्वनाम नहीं है। 10 गुना जो है ये आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 28, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य में आए क्रिया के भेद का विकल्प हो। योग करके वह टहलने जाएगी, हम बताना है कि इसमें कौन सी क्रिया है। योग करके वह टहलने जाएगी। ऑप्शन ए है नाम धातु, बी संयुक्त, सी प्रेरणार्थक, डी पूर्वकालिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वकालिक। योग करके वह टहलने जाएगी, यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके उसी
समय दूसरी क्रिया आरंभ करता है तो पहली क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। इस दोहे में जो मुख्य क्रिया प्रयोग की गई है उसके पदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 1, बी 2, सी 7, डी 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 8। अब आइए बात करते हैं कि जो क्रियापद 8 हैं वो कैसे हैं। जैसे पहला है कहत, यानी कहते हैं, इच्छा प्रकट करते हैं। दूसरा है नटत, यानी मना कर देते हैं, नहीं कर देते हैं। तीसरा है रीझत, यानी प्रसन्न होते हैं। चौथा है खीझत, यानी खींचते हैं। पांचवा है मिलत, मिलते हैं। छठा है खिलत, खिलत मतलब होता है पुलकित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। उसके बाद आपका सातवां है लजियात, यानी लज्जा से होते हैं, शर्म आती है। अगला आठवां जो इसमें आपका हो जाएगा कि नेत्र के इशारे से परस्पर बातचीत करते हैं। यहाँ पे लिखा है ना नैनन ही सो बात, तो ये आपकी 8वीं क्रिया हो जाएगी। इस प्रकार जो मुख्य क्रियापद की संख्या इस दोहे में वो 8 है। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन ए है मेरे हाथ से गिलास गिरा और टूट गया। बी है मैं अपने घर में रहूँगा। सी स्वस्थ होना है तो तुमको दवा पीनी पड़ेगी। डी है लड़का प्रसन्न होकर चलता बना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैं अपने घर में रहूँगा। इसमें कोई भी संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 31। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में जो उड़ रही है ये कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए है प्रेरणार्थक क्रिया, बी अपूर्णकालिक क्रिया, सी सकर्मक क्रिया या फिर डी अकर्मक क्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अकर्मक क्रिया, क्योंकि जो चिड़िया है जो करता है उसके द्वारा स्वयं क्रिया संपन्न की जा रही है, उड़ना, इसलिए यहाँ पे अकर्मक क्रिया हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है। ऑप्शन ए है उठवाया, बी उठाएगा, सी है आपका उठाया, डी उठना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उठना। उठना जो है ये उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है, क्योंकि उठना जो है जैसे दौड़ना, सोना, रोना, लजाना, ये सभी क्या है आपकी अकर्मक क्रियाएं हैं। उसी प्रकार उठना भी आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन ए है काटना, बी बोना, सी धोना, डी रोना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रोना। रोना आपकी एक प्रकार से अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक में दिए गए पद के परिचय वाला सही विकल्प चुनना है कि अपने गांव की मिट्टी के लिए मैं तरस गया। जो तरस गया है वो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा यहाँ पे, या फिर कौन सा प्रकार होगा पद परिचय वाला? ऑप्शन ए है मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम, बी विशेषण, सी हर्षबोधक अव्यय या फिर डी क्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्रिया। तरस गया जो है ये क्रिया है। यहीं अगर हम इस पूरे वाक्य में पद परिचय की बात करें तो जो अपने होगा आपका वो विशेषण होगा। गांव की तो गांव आपका विशेष से होगा, और गांव की पूरे को देखेंगे तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मिट्टी आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा होगी और तरस गया क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए है मैं चला, बी वह नहाता है, सी लड़का सो रहा है, डी लड़की सिल रही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लड़की सिल रही है। यहाँ पे सकर्मक क्रिया है, और बाकी जितने भी ये आपके वाक्य हैं इन सभी में अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए है दौड़ना, बी हंसना, सी पढ़ना, डी आना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पढ़ना। पढ़ना क्या है आपकी सकर्मक क्रिया है, और जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो करता करता है परंतु फल जो है उसका दूसरे पर पड़ता है, वहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 37। निम्न में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? ऑप्शन ए है लिटाना, बी सीखना, सी बुलाना या फिर डी जगाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सीखना। सीखना जो है प्रेरणार्थक क्रिया
नहीं है। यानी जहाँ पे कर्ता जो है कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे को करने की प्रेरणा देता है अथवा करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और इस क्रिया के दो भेद होते हैं, प्रथम और द्वितीय। जैसे लिटाना, बुलाना, जगाना, ये सभी जो हैं ये आपकी प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं, जबकि सीखना जो है प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 38। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया पदबंध का विकल्प हो। अब कमरा खोला जा सकता है, तो इसमें बताना है कि क्रिया पदबंध कौन सा है। खोला, खोला जा सकता है, अब कमरा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खोला जा सकता है। ये क्रिया पदबंध का सही विकल्प है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 39 है, राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द क्या है। ऑप्शन ए है सर्वनाम, बी क्रिया, सी विशेषण, डी प्रविशेषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषण। प्रश्न संख्या 40 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही विशेषण पदबंध का विकल्प हो। वृक्षों की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिला, इसमें हमें बताना है कि सही विशेषण पदबंध क्या है, कि वृक्षों की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिला। ऑप्शन ए है छांव से हमें बहुत सुख, ऑप्शन बी है बहुत सुख मिला, सी वृक्षों की घनी छांव, डी बहुत सुख। तो इसमें जो सही विशेषण पद है वो पदबंध है वो है बहुत सुख। बहुत सुख क्या है आपका विशेषण पदबंध है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को देखा, जो कि हमारी आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। जो भी हिंदी संबंधित परीक्षाएं हैं आपकी, चाहे EMRS हो, BPSC हो या कोई अन्य TGT PGT का एग्ज़ाम हो। बाकी ऐसे ही व्याकरण के कुल टोटल 1000 के लगभग प्रश्न हैं, जिससे हम जल्दी ही आपको परीक्षा से पूर्व करा देंगे। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे NCERT के जो प्रमुख लेखक हैं उनका व्यक्तित्व और कृतित्व और हिंदी साहित्य में उनका क्या योगदान रहा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एक बार आपको फिर से शुभ दीपावली।